स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में। क्लास को हम शुरू करेंगे, लेकिन क्लास से पहले आप सभी देख लीजिए कि आज के जो प्रश्न हैं वो सभी आपके एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को ढंग से देखेंगे और क्वेश्चंस के बारे में जो भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, क्लास को देखना है। देखिए आगामी जो भी परीक्षाएं आ रही है, क्योंकि आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी दोनों ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब कैलेंडर जारी होगा मतलब एग्ज़ाम होना नियत है, तय है। तो फिर हम क्लास लेने में क्यों लापरवाही करें। तो देखिए करंट अफेयर जो है, समसामयिक मुद्दे जो हैं वो हमेशा से ही स्टूडेंट्स के मन में डर पैदा करके रखते हैं कि हमें करंट अफेयर्स का नहीं पता, वो मेरे क्लियर नहीं है। तो ये जीके का जो पोर्शन है आपका ये वीक ना रहे, इसलिए गीतांजलि एकेडमी और विद्यांजलि एकेडमी, जो कि गीतांजलि की एक सब ब्रांच है, दोनों ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लिए कर रही है। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी अपनी इस क्लास को सबके साथ शेयर कर दिया होगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। हाल ही में एयरफोर्स ने राजस्थान के किस नगर निगम के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन, क्या नो फ्लाइंग जोन घोषित करते हुए अपने विमानों का रूट बदला है। क्या कि किस क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित करते हुए अपनी फ्लाइट्स जो हैं उनका रूट चेंज कर दिया है। तो ऑप्शंस देखते हैं हमारे, जोधपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर। तो देखिए राजस्थान के किस नगर निगम क्षेत्र ने नो फ्लाइंग जोन घोषित करते हुए अपने विमानों का रूट बदल दिया है। तो देखिए आपके इस प्रश्न का उत्तर है जोधपुर। जोधपुर जो है उसने अपने विमानों का रूट चेंज कर दिया है। अब ये रूट चेंज करने की ज़रूरत क्यों आई। तो ये रूट चेंज करने की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि जोधपुर का जो क्षेत्र है, केरू नाम का क्षेत्र, वहाँ पर 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कचरा बहुत ज़्यादा है और उस कचरे के कारण एयरफोर्स को अपना रूट चेंज करना पड़ा। किसके कारण? कचरे के कारण। अब आप सोचेंगी कि भाई कचरा ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट है भाई जिससे, क्योंकि फ्लाइट तो ऊपर से जा रही है, कचरा तो नीचे ज़मीन पर है, तो उससे ऐसी कौन सी दिक्कत पैदा हो गई कि एयरफोर्स को अपने विमानों का रूट बदलना पड़ गया। तो देखिए इस कचरे से दिक्कत ये हुई कि कैरू, इसके आसपास का जो 5 किलोमीटर का क्षेत्र है वहाँ पर ये कचरा फैला हुआ है और उस क्षेत्र में जो है क्या, बर्ड स्ट्राइक, इसके खतरे के कारण एयरफोर्स को ये कदम उठाना पड़ा। बर्ड स्ट्राइक से मेरा मतलब है कि उस कचरे के आसपास बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, क्योंकि कचरा बीनने वाले वो पक्षी भी हैं, इंसान ही नहीं, कचरा बीनने वाले पक्षी, उनको खाने पीने के लिए वहाँ पर कुछ मिल ही जाता है। तो उसकी वजह से ये पक्षियों का जो वल्चर ईगल है उनका समूह जो है वहाँ पर बन जाता है। किसका? वल्चर ईगल। और ये 3 किलोमीटर तक ऊपर उड़ सकती हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो गया कि भाई ये इतना ज़्यादा ऊपर उड़ रही है तो ज़रूर है ये टकरा सकती है विमानों से, और ऐसे में विमान के क्षतिग्रस्त होने का बहुत ज़्यादा, मतलब विमान के क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा, इस 5 किलोमीटर एरिया को इन्होंने क्या घोषित कर दिया, नो फ्लाइंग जोन। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि भाई जोधपुर का जो नगर निगम है वहाँ पर केरू के आसपास का 5 किलोमीटर का एरिया अब नो फ्लाइंग जोन में घोषित हो चुका है। अब देखिए जोधपुर जो है वो सालाना 3 करोड़ रुपए साफ सफाई पर खर्च करता है। कितने? 3 करोड़ रुपए। यहाँ का नगर निगम 3 करोड़ रुपए खर्च करता है सालाना। और फिर भी देखिए ऐसी हालत है, देश का इस तरह का ये दूसरा मामला है,
लेकिन सालाना 3 करोड़ रुपए स्वच्छता पर खर्च करने के बाद भी इस तरीके की परिस्थितियों से यह समझ आता है कि जोधपुर जो है उसका नगर निगम अभी भी स्वच्छता के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने में कोई बहुत खासी रुचि नहीं दिखा रहा है। ये उसकी साख पर एक काले धब्बे जैसा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 2 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? क्या 2 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या ले लिया है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो पहले तो हम ऑप्शंस देखते हैं। हरभजन सिंह, श्री संत, मुनाफ पटेल और रविंद्र जडेजा। तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसे कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और इसके साथ साथ वो 2 विश्व कप जीतने वाली उस भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे हैं। तो देखिए, हरभजन सिंह, श्री संत, मुनाफ पटेल और रविंद्र जडेजा आपके ऑप्शंस में हैं। तो देखिए, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज श्री संत ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने क्या किया है? बुधवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो वह कौन से क्रिकेटर हैं? श्री संत। ठीक है, तो श्री संत का नाम आप याद रखेंगे कि इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अब उन 2 विश्व कप की बात करते हैं जिनमें ये भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। तो 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2007 का T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से श्री संत ने हिस्सा लिया था और 2011 के वनडे विश्व कप में भी इन्होंने भारतीय टीम का सहयोग किया था। तो यही वो दोनों विश्व कप है जिनके बारे में प्रश्न में हमें पढ़ने को मिला था। तो श्री संत ने भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर रह चुके हैं, अभी उन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कब की थी? बुधवार को। अब देखिए, हरभजन सिंह के बारे में जानते हैं। तो हरभजन सिंह जो है वो पूर्व भारतीय स्पिनर थे। ये भी दोनों विश्व कप में शामिल थे और पूर्व भारतीय स्पिनर थे। हरभजन सिंह। पूर्व भारतीय स्पिनर और ये भी इन दोनों वर्ल्ड कप्स में शामिल थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम मुनाफ पटेल की। तो मुनाफ पटेल जो हैं, इनका संबंध किससे है? मुनाफ पटेल पूर्व तेज गेंदबाज थे। क्या थे? तेज गेंदबाज। ठीक है, तो ये पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज थे। और रविंद्र जडेजा की अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा हाल ही में
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरी बार नंबर 1 आने वाले ऑलराउंडर हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरी बार नंबर 1 आने वाले ऑलराउंडर कौन है? तो रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो अब आपके प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्री संत। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है ऊंट संरक्षण, क्या? ऊंट संरक्षण और विकास नीति बनाने वाला राज्य है। किसके बारे में कहा गया है कि ऊंट संरक्षण और विकास नीति बनाने वाला राजस्थान का कौन सा राज्य है जिसने ऊंट संरक्षण और विकास नीति बनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो इनमें से किस राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति बनाने का निर्णय लिया है, या बनाने वाला राज्य कौन सा है? इसकी घोषणा कब की गई थी? तो राजस्थान सरकार ने जो बजट वर्ष 2022-23 पेश किया है उसमें यह घोषणा की है किसकी? ऊंट संरक्षण और विकास नीति की। किसमें? राजस्थान सरकार के बजट वर्ष 2022 और 23 में घोषणा की गई है ऊंट संरक्षण और विकास नीति बनाने की। अब देखिए, ऊंट संरक्षण और विकास नीति बनाने के पीछे लक्ष्य क्या है? तो ऊंटों की आबादी में इजाफा करने और प्रदेश के राजकीय पशु का संवर्धन करने के लिए। किस लिए? ऊंटों की आबादी में वृद्धि करने के लिए। तो देखिए, ऊंटों की आबादी में वृद्धि करने के लिए, तो आबादी से आप याद रखिए कि राजस्थान जो है वहाँ पर देश के 85% ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो देश के 85% ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अपने राजस्थान में, हमारा प्यारा राजस्थान। तो ऊंटों के बारे में यह नीति बनाई गई है या लाई गई है। राजकीय पशु का संवर्धन और ऊंटों की आबादी इसका मुख्य लक्ष्य है। अब देखिए, राजकीय पशु के बारे में जानते हैं, तो चिंकारा और ऊंट राजकीय पशु कौन कौन से हैं? चिंकारा व ऊंट। ऊंट को राजकीय पशु कब बनाया गया था? तो ऊंट को राजकीय पशु कब बनाया गया था भाई? ये तो आप बता ही सकते हैं। तो राजस्थान के पालतू श्रेणी का राजकीय पशु ऊंट को कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था कब किया गया था? अब तो बता दो, कमेंट्स आनी चाहिए अब तो कि भाई मैंने लिख दिया है सामने बोर्ड पर 2014। तो राजकीय पालतू पशु श्रेणी का, ठीक है, पालतू पशु श्रेणी का राजकीय पशु ऊंट को 2014 में घोषित किया गया था। और राजस्थान का वन्य श्रेणी का राजकीय पशु चिंकारा, कौन सी श्रेणी है चिंकारा की? तो ये है वन्य श्रेणी। तो चिंकारा किस श्रेणी में आता है? तो राजस्थान राज्य का वन्य श्रेणी का राजकीय पशु चिंकारा है। और इसे घोषित कब किया गया था? तो 1981 में। ठीक है, तो 1981 में इसे वन्य श्रेणी का राजकीय पशु घोषित किया गया था। अब देखिए, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में विशेष प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में विशेष प्रकार के ऊंट। अब ये विशेष प्रकार के कैसे हैं?
तो देखिए ये विशेष प्रकार के इसलिए हैं क्योंकि ये समुद्री वनस्पति खाते हैं। क्या? समुद्री वनस्पति। और ये समुद्र के खारे पानी में तैर भी सकते हैं, इसलिए ये ऊंट किस तरीके के हो गए? ये ऊंट हो गए विशेष प्रकार के। ठीक है, तो अब आपके प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति बनाई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ट्रेलिस स्ट्रक्चर नामक सस्टेनेबल फार्मिंग का संबंध किस राज्य से है? क्या पूछा गया है? ट्रेलिस स्ट्रक्चर नामक सस्टेनेबल फार्मिंग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। क्या दे रखा है ऑप्शन में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। तो ट्रेलिस स्ट्रक्चर जो है वो सस्टेनेबल फार्मिंग का ही एक हिस्सा या प्रकार है जिसमें 4 खंभों और 4 रस्सियों की मदद से क्या करा जाता है? तो इसमें 4 खंभों और 4 रस्सियों की मदद से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। किस किस की हेल्प लेते हैं? 4 खंभों और रस्सी की मदद से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उस स्ट्रक्चर में क्या उगाई जाती है? तो यहाँ पर उगाई जाती है सब्जियाँ। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ट्रेलिस स्ट्रक्चर नामक सस्टेनेबल फार्मिंग का संबंध किससे है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है और इस प्रणाली से उड़ीसा में जो है अभी बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नीट यूजी सही है भाई, सबके यहाँ देखो परीक्षाएं चल रही है और एक हम हैं जो पढ़ने में आलस कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं पूरी, लेकिन एक लाइक का बटन हम दबा नहीं सकते। तो देखिए क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। जब भी आपको किसी का कंटेंट पसंद आता है तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर कुछ अच्छा है तो आप कुछ अच्छा ही स्प्रेड करेंगे। तो देखिए अच्छाई का साथ देते रहिए। और हमारे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अब देश में चिकित्सा शिक्षा के शीर्ष नियामक निकाय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से हटाकर कितनी कर दी है? क्या पूछा है कि नीट यूजी की जो अधिकतम आयु सीमा थी वो पहले 25 वर्ष थी, लेकिन अब उसे हटाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं। 30 वर्ष, 40 वर्ष, कोई सीमा नहीं, या फिर 35 वर्ष। तो ये आयु सीमा कितनी निर्धारित कर दी गई है ये पूछा गया है। और ऑप्शंस क्या है आपके? 30 वर्ष, 20 वर्ष, कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है, और 32 वर्ष। तो आयोग ने अधिकतम उम्र की सीमा जो है वो खत्म कर दी है। आयोग ने क्या किया? अधिकतम आयु की अधिकतम उम्र सीमा वाला जो पार्ट था इन्होंने स्किप कर दिया। मतलब अब आप किसी भी उम्र में डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने अधिकतम के बारे में कोई आयु सीमा नहीं रखी है, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा अभी भी है। और न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम जो आयु सीमा है वो है 17 वर्ष। तो इन्होंने 17 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को बरकरार रखा है और अधिकतम आयु सीमा को खत्म कर दिया है। ठीक है, ये नियम जो है 2022 नीट यूजी से लागू हो जाएगा। कब लागू हो जाएगा? 2022 नीट यूजी से।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कि अब कोई आयु सीमा है ही नहीं, आप किसी भी उम्र में डॉक्टर बन सकते हैं। देखो, आपने सुना ही होगा कि भाई जिसके पास किसी ना किसी तरीके की कला है, ज्ञान है, उसके लिए कोई आयु नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर भी वही है कि आप अब किसी भी आयु में पढ़ सकते हैं इसके लिए और डॉक्टर बन सकते हैं। तो देखिए ये इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कदम मैं कहूँगी, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ज़िंदगी बचाते हैं। तो भगवान के बाद इंसानों को जो दूसरा दर्जा मिला है उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो देखिए भगवान के बाद डॉक्टर ही हैं इस धरती पर जिनके हाथों में जीवन और मृत्यु की डोर इंसान देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये इस निकाय ने बहुत ही अच्छा फैसला कर दिया कि भाई अब आप किसी भी उम्र में डॉक्टर बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो जो भी मनुष्य हैं उनकी सेवा में आपका योगदान चला जाएगा, और दूसरा आपके जो लक्ष्य हैं या आपका डॉक्टर बनने का सपना जो है वो भी पूरा हो सकता है। तो देखिए अगर आप डॉक्टर बनने के अलावा किसी और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपने सपनों को साकार करने के लिए गीतांजलि संस्थान से जुड़ सकते हैं। गीतांजलि संस्थान जो है वो RAS, IAS और PSI में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके साथ साथ गीतांजलि ने अभी और भी जो कोर्सेज हैं उनके लिए अपनी सब ब्रांच अभी लॉन्च की है जिसका नाम विद्यांजलि है, और विद्यांजलि पर अभी लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष का बैच इन्होंने लॉन्च किया है। तो सर के इन कदमों को हम सर की इस विद्यांजलि ब्रांच को सबसे पहले शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट आना चाहता है लाइब्रेरियन के लिए या किसी भी सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए तो एक बार इस संस्थान में ज़रूर विज़िट करें, और इनके कोर्सेज़ को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं जिसमें गीतांजलि IAS ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं इसकी तो वो भी आपको YouTube पर अवेलेबल है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? क्या? ग्रे लिस्ट। अब देखिए ये ग्रे लिस्ट में किसे बरकरार रखा गया है उसके संदर्भ में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन देखेंगे और फिर बात करेंगे कि ग्रे लिस्ट में इनको क्यों रखा गया है। तो हमारे ऑप्शन हैं नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। क्या है हमारे ऑप्शन? नेपाल, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो देखिए किस देश को इन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा है। तो ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब क्या है? तो देखिए ग्रे लिस्ट में इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां जो है उनको, जो भी आतंकवादी हैं उनको वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग जो देश करवाता है, यानी कि किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों या फिर जो भी देशद्रोही जैसी आतंकवादी गतिविधियां हैं, यानी कि एक जो नागरिक है उसको क्या आतंकवादी बना दो और फिर उसको जब मनी यानी पैसे की ज़रूरत हो तो उसको पैसा दे दो, हथियारों की ज़रूरत हो तो हथियार दे दो। यानी कि ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए इस आयोग की निकाय की स्थापना की गई थी। और अभी इस लिस्ट में जो बरकरार हैं वो कौन है? पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान जो है 2018 से इस लिस्ट में बरकरार है, यानी कि 2018 और आज 2022, यानी पाकिस्तान अभी तक अपनी जो गतिविधियां हैं उनमें सुधार नहीं ला पाया है और इस ग्रे लिस्ट में अपना नाम इसने बरकरार रखा है। अब देखिए ये ग्रे लिस्ट जो है इसमें और भी कई देश हैं जो शामिल है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर ये निकाय निगाह रखता है, या इसकी आंखें जो है
उसी पर रहती है कि कौन सा देश किस तरीके की गतिविधियों में ज़्यादा एक्टिव है। तो पाकिस्तान हमेशा ही इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है उनमें आगे रहता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को वित्त सहायता यानी वित्तीय सहायता देकर वो क्या करता है, वो शांति भंग करने की कोशिश, यानी कि जो विश्व शांति है उसको कायम रखने की जो दिशा में सभी देश काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है 2018 से शांति के पक्ष में कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा इस संस्था ने देखा और इसने उसको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? क्या कर दिया भाई? फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब वो पूर्ण प्रतिबंध क्यों लगा है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 है रूस, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। इन्होंने क्या कर दिया भाई? इनमें से किसी एक देश ने क्या कर दिया है? फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब फेसबुक पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो रूस की सेंसरशिप एजेंसी जो है उसको ये लगता है कि भाई रूसी मीडिया जो है नागरिकों के अंतर्गत, नागरिकों के अकॉर्डिंग वो भेदभाव कर रही है। रूस की सेंसरशिप एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर फेसबुक पर जो नागरिक है वो रूसी मीडिया के साथ क्या कर रहे हैं? उनको बोल रहे हैं कि भाई रूसी मीडिया जो है या फिर रूस की सरकार जो है वो नागरिकों से बातें छुपा रही है, और ऐसे में उन्होंने विश्वसनीय सूचना जो है उनसे नागरिकों को वंचित रखा है। तो क्या कर दिया भाई रूस सरकार ने? रूस सरकार इस बात पर गुस्सा हो गई। उनको ये लगा कि फेसबुक के ज़रिए मेरी मीडिया की जो खबरें हैं या फिर मेरी मीडिया की बुराई की जा रही है, खबरों पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को ही हटा दो। और उसने क्या किया? फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और फेसबुक के बाद इसने ट्विटर पर भी कार्यवाही की है। किस पर? ट्विटर पर, कि भाई किसी भी तरीके की राष्ट्र विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रूस ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है फेसबुक पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो उन्होंने किस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। यूपीआई 13 पे, यूपीआई 999 पे, यूपीआई 123 पे, यूपीआई 332 पे। तो उन्होंने किस यूपीआई प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? अब देखिए उनको ये लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए सबके पास फीचर फ़ोन अवेलेबल हैं। आज भारत में अधिकतर जितने भी नागरिक हैं उन सबके पास फीचर फ़ोन हैं। ऐसे में आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, इन्होंने यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। क्या नाम है? यूपीआई 123 पे ये प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें क्या है? तो जिन नागरिकों के पास फीचर फ़ोन है वो पेमेंट इससे कर सकते हैं, यानी कि पेमेंट का जो लेन देन है, पैसों का लेन देन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के आप अपने पेमेंट्स कर सकते हैं। तो यूपीआई 123 पे इसका नाम है। और
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस फीचर का या इस प्रोडक्ट का लॉन्च किया है। ठीक है, तो यूपीआई 1 2 3 पे, तो बिना इंटरनेट के अब आप किसी भी जगह पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं हो सकती, वो है स्कैन एंड पे। जैसे हम बार कोड स्कैन करते हैं और फिर पे करते हैं, तो इसमें सिर्फ स्कैन एंड पे वाली फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है, बाकी आप किसी भी तरीके का पेमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा कदम है। तो यूपीआई 1 2 3 पे यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी सीरीज़ को ख़त्म करते हैं, लेकिन मुलाकात होगी आपसे फिर, तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगली जब भी क्लास होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही आपसे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।